नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष और साथ ही प्रोजेक्ट जय विज्ञान का शुभारंभ किया है। और आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने बच्चों के साथ अपने अंतरिक्ष अनुभव साझा किए और कहा कि उनकी ये उपलब्धियां देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर सुभांशु शुक्ला को बधाई दी और कहा कि शिक्षा और विज्ञान से जुड़े आयोजनों की अगुवाई जब मुखिया करते हैं तो इसका सकारात्मक असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है। और कार्यक्रम में जिला प्रशासन रायपुर, इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन और विज्ञान भारती के बीच में 2 अहम समझौते भी हुए, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन पहलों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना बढ़ेगी। और वहीं सुभांशु शुक्ला ने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और कार्यक्रम में मंत्री, अधिकारी, छात्र, शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो आप बता चलें कि आज टीचर्स डे है और रायपुर में मिशन अंतरिक्ष का शुभारंभ भी किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने सुभांशु शुक्ला को बधाई दी है। और सुभांशु ने भी अपने अंतरिक्ष के अनुभवों को बताया और उन्होंने सीएम ने यह भी कहा कि अगर एक कोई राज्य का या प्रदेश का व्यक्ति जाता है तो हर किसी को प्रभावित करता है। इस दौरान सीएम साय ने सुभांशु शुक्ला को बधाई दी और सभी बच्चों को प्रेरणा भी दिलाई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने सुभांशु शुक्ला को बधाई दी। सक्ती जिले में 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों में आंदोलन कर रहे एनएचएम के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सक्ती जिले के करीब 200 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमएचओ को अपना त्यागपत्र सौंपा है और साथ ही चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वे 18 अगस्त से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के अंतर्गत आंदोलन कर रहे हैं और इससे पहले वे शासन प्रशासन को करीब 160 बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया है कि आंदोलन के दौरान जहां प्रशासन की ओर से चेतावनी और बर्खास्तगी के आदेश तेजी से भेजे गए हैं, वहीं उनकी जायज मांगों के निराकरण में कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी। कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी ने सीएम से हस्तक्षेप की अपील की है, मगर उसी दिन शाम को ही बर्खास्तगी पत्र जारी कर संवाद की संभावनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को दमनकारी, संवाद में बाधक बताया है और उनका कहना है कि शासन प्रशासन के इस रवैये से यह साफ है कि वे समाधान नहीं चाहते हैं। और इस निर्णय के विरोध में प्रदेश भर के 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं, सामूहिक त्यागपत्र देने को मजबूर हैं। हड़ताल के 18वें दिन जिला शक्ति के 200 कर्मचारी आज सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सीएमएचओ ऑफिस शक्ति आए हुए थे। हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। शासन को हमने कई बार आवेदन निवेदन किया, कम से कम 160 से 170 बार हमने ज्ञापन दिया। लगातार अपनी मांगों को सरकार को बताने का प्रयास किया, मगर उनकी बेरुखी और अड़ियल रवैया कोई प्रकार के हमारे पक्ष में कोई भी प्रकार का वो निर्णय स्थापित नहीं हो पा रहा है। और लगातार हमने कई बार संवाद भी करना चाहा, मगर वो लगातार हमसे भागना चाह रही है और हमारी जायज मांगों पे कोई विचार नहीं कर रही है। इसके साथ हम लगातार संवाद स्थापित न होने के बाद हमारे जो साथी हैं उनके ऊपर बर्खास्तगी का लेटर जारी हुआ। इसलिए हम सारे हमारे एनएचएम कर्मचारी हैं भारी आक्रोश में हैं
और इसी कारण हम सारे लोग आज सीमिचो शक्ति में सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आज आए हुए हैं और सारे जिले में यही सामूहिक इस्तीफा का आज कार्यक्रम हो रहा है। आगे क्या रुख रहेगा? आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे और अपन कड़े से कड़े और वहां पे हड़ताल में और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो हमें अभी तक कोई भी आगे हमारी मतलब हमारे पक्ष में कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, इसलिए हम लोग आज 18वें दिन भी अपने हड़ताल में मजबूती के साथ डटे हुए हैं और आगे भी ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक हमारे पक्ष में हमारे हित में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है तब तक। और ये जो सामूहिक इस्तीफा हम लोग जो दे रहे हैं वो हमारे प्रांतीय टीम से 25 लोगों की बर्खास्ती कर दी गई है, इसलिए आज हम इस सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। आगे अब क्या रणनीति है आपको? सर आगे जो है हमारा जो आंदोलन है वो और उग्र होगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ शासन के दमनकारी नीति से डरते नहीं है, इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो अब और उग्र होगा। खबर दुर्ग से है, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कर्मचारियों के साथ में आपको बताते चले कि अनियमितीकरण की मांगों को तख्तियां दिखाई थी और वहीं कर्मचारी नारेबाजी करते हुए कार्यालय तक पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्यालय के सामने बैरिकेड्स लगाकर जवानों की तैनाती कर दी है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि स्वास्थ्यकर्मी जमीन पर बैठकर प्रदर्शन लगे और आपको यह भी बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय की आदेश की प्रतियां जलाने के बाद में 16,500 कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। विगत दिनों जो 18 अगस्त इनकी हड़ताल चल रही है उसके संदर्भ में जो कुछ मांगे इनकी मांगी गई थी और मान ली गई थी और उसके पश्चात भी इनकी हड़ताल हमारे जारी है। उस हड़ताल पे जारी रहने से इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस में वापस काम पे न लौटने पे कुछ लोगों को कल बर्खास्त किया गया और उसी के विरोध में इन्होंने आज सामूहिक इस्तीफा मुझे सौंपा है। सर आपने कहा कि कुछ मांगे मान ली गई हैं। जी, उन मांगों के बारे में बता दीजिए सरल भाषा में, कौन सी मांगे मानी गई अगर आपको ज्ञात हो तो। दूसरा आपने कहा कि कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, सिर्फ इनको जो नेतृत्व कर रहे हैं जो अध्यक्ष हैं जिलाध्यक्ष उन्हीं को बर्खास्त किया गया? नोटिस सभी को दिया गया था और ये प्रक्रिया सतत जारी है। अच्छा, जो मांगे मानी गई है वो पता है कि आपको कौन सी मांगे? मैंने इनका ज्ञापन इन्होंने राज्य स्तर पे दिया है, मैं इनके ज्ञापन के बारे में विस्तार से आपको नहीं बता पाऊँ। जैसा कि मैंने साथी ने बताया कि ये केंद्र और राज्य का मामला है, लेकिन मोदी जी ने ये स्पष्ट लेकर हमारे पास है, स्पष्ट कह दिया गया है कि ये राज्य का मामला है। तो ये बखूबी सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो होता है वो राज्य का मामला होता है, ना कि केंद्र का मामला। तो मेरा ये सरकार से कहना है दो बातें और घुमाना कम करे और हमारी मांगों को जल्दी पूर्ण करे। सीएम साहब कहते हैं हड़ताल से वापस चले जाओ, तब मैं बात करेंगे। बाकी आप आदेश दीजिए वापस चले जाओ। किस तरह आदेश? हम रेगुलर का चाहिए, कोई तो आदेश नहीं। 7 मांगे पूर्ण हो गए उसका भी आदेश नहीं है और अभी बोलते हड़ताल से वापस हो जाओ तो आदेश देंगे। तो जो आदेश आप हमारे से हड़ताल के जाने के बाद देना चाहते हो पहले दे दीजिए, हमारी खुशी लौट जाए। तो क्या आपका नाम बताएं? राशि चतुर्वेदी। यही बोलना चाहत हो, विधायक मन के पेमेंट कितना ज्यादा है, ओकर पीछे 4-4 ठनी पुलिस गाड़ी लगते, ठीक है। और हमारे मन के पेमेंट पेपर ऊपर मिलकर पैसा नहीं है, 18,000 में 17,000 में हम काम करा था, वो मन की कमी से ना 2-2 लाख मिलते। और अगर विधायक अगर हार भी गए तब भी मतलब पेंशन मिलते। हम 1 महीना पेमेंट यही से दे तो दूसरा महीने को मतलब भीख मांगे दर हो जाते भैया। तो माननीय विष्णु के साथ से मैं निवेदन करूँ कि हम जल्दी से जल्दी नियमित करें। ठीक है। विगत दिनों जो 18 अगस्त इनकी हड़ताल चल रही है उसके संदर्भ में जो कुछ मांगे इनकी मांगी गई थी और मान ली गई थी और उसके पश्चात भी इनकी हड़ताल हमारे जारी है। उस हड़ताल पे जारी रहने से इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस में वापस काम पे न लौटने पे कुछ लोगों को कल बर्खास्त किया गया और उसी के विरोध में इन्होंने आज सामूहिक इस्तीफा मुझे सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री निवास पर प्राकृतिक पर्व भादो एकादशी व्रत 2025 कर्मा तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की है
और इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर ने किया है। इस मौके पर आपको बताते चलने कि सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। ऐसे संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देती हैं। भादों का आज एकादशी है। आज कंवर समाज घाटीबंद रायपुर क्षेत्र की तरफ से भादों का आज एकादशी है और आज कर्मा त्योहार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उनका आग्रह था कि सीएम हाउस में इसका आयोजन करें, क्योंकि अपने पास एक बड़ा हॉल मौजूद था, तो आज सब लोग आए और कर्मा त्योहार का यहाँ पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का एक कर्मा त्योहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियां उपवास रहती हैं दिन भर। और ये जो कर्मा पेड़ का डगाल आप लोग देखे होंगे स्थापित किए हैं, इसको इज्जत के साथ जंगल से लाते हैं पूजा पाठ करके। और यहाँ तो सीएम हाउस है, नहीं तो गांव में एक अखड़ा होता है। अखड़ा में गांव का गणमान्य व्यक्ति पूजा उजा करके वो भी स्थापित करता है। और हमारी बहन बेटियां नया कपड़ा पहन के और पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं। कोई गांव का बुजुर्ग कहानी कहता है और मुख्य रूप से ये कर्मा का त्योहार हमारी बेटियों के लिए एक उनको अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, इसके लिए उपवास करती हैं और एक कर्म राजा से आग्रह करती हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां भिलाई युवा मोर्चा ने सुपेला घड़ी चौक में उनका स्वागत किया है। इस मौके पर युवा मोर्चा भिलाई के उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल के साथ युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और साथ ही नवनिर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और बधाई भी दी। इस मौके पर आपको बताते चलें कि राहुल योगराज टिकरिया ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसके लिए वे शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हैं और संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम करेंगे। वंदे मातरम। कौन हमारी सबकी माता, भारत माता, भारत माता। अरे कौन हमारी सबकी माता, भारत माता, भारत माता। माता की जय, भारत माता की जय। माता माता की जय, भारत माता की जय। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा में युवाओं की भूमिका यही है, जब सरकार युवाओं के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध जब कार्य करने लगती है तो यही भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भारत माता जी की जय का उद्घोष करते हुए विधानसभा घेराव करते हुए अपने पर लाठी झेलते हुए छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात करता है। दुर्ग महापौर ने शहर में हेलमेट वितरण किया है और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से अपील की गई कि घर से बाहर निकलते समय हेलमेट जरूर लगाएं। महापौर ने यह भी कहा कि आपकी जान से बढ़कर आपके लिए और कुछ नहीं है। आपका परिवार आपकी राह देख रहा है और इसलिए हेलमेट लगाकर सुरक्षित रहें। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इसके बावजूद भी कुछ पेट्रोल पंप मालिक हेलमेट दे रहे हैं। उनका लोगों को हेलमेट पहनाकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। साथ ही महापौर ने यह भी कहा कि वे एसपी से बात करेंगी और पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो
व्यक्ति पेट्रोल डलवाना या तो अपने वाहन पे चलते जाना, उसको स्वयं को, ये कोई शासन प्रशासन में ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो है ये हेलमेट उपलब्ध करा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? पेट्रोल पंप वाले हेलमेट उपलब्ध करा रहे हैं, ये अपने व्यवसायिकता के साथ चले, गलत है ये। गलत है ना? ये विषय ऐसा है कि हमने जागरूकता के लिए, और शासन प्रशासन कोई नियम बनाते हैं वो अपने लिए नहीं, जनता के लिए, जनता के हित के लिए है। वो जो वाहन चला रहा है, वाहन लेके जा रहा है, तो पेट्रोल बनाना है, ये कड़ाई इसलिए करना पड़ने के लोग जागरूक नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने कुछ महापौर के नेतृत्व पे यहाँ पे पटेल चौक पे हेलमेट का वितरण किया गया है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्वयं की सुरक्षित है, हमारी सुरक्षित नहीं। आप वाहन चला रहे हैं तो आपके लिए काम कर रहे हैं। नियम और ये जो है यातायात के नियम, इसको पूर्णतः पालन करें, आप सुरक्षित रहें। समय समय पर जो है हेलमेट से संबंधित वैधानिक कार्रवाई, चालानी कार्रवाई करने के लिए ये कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ जो है पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को अवेयर करने के लिए उन्हें समय पर गुलदस्ते देकर भी उनको समझाया जाता है, और समय पड़ने पर उनको वो हेलमेट देकर भी, गिफ्ट करके भी उनको समझाया जाता है कि जीवन में हेलमेट का महत्व बहुत जरूरी है। जब भी टू व्हीलर चलाएं हेलमेट का साथ लें, हेलमेट को अपनी पत्नी की तरह संभाल कर रखें, और जब भी टू व्हीलर में जाएं तो हेलमेट उसको पहनकर ही निकले, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो मेरी पूरी पब्लिक से अपील है कि जब भी टू व्हीलर का उपयोग करें, चाहे वो स्कूटी में उपयोग करें, चाहे बाइक में उपयोग करें, चाहे स्पोर्ट बाइक में उपयोग करें, हेलमेट का उपयोग जरूर करें। लोगों के बीच आप पहुंचे, जागरूक कर रहे हैं, कितना जरूरी हेलमेट को समझते हैं? देखिए बहुत जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए, और आजकल की बढ़ती हुई ट्रैफिक को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। अभी मैं 2-3 लोग से बात करी, वो बिना हेलमेट के निकले। क्यों निकले हैं? क्योंकि बस वहां से यहीं तक आना है, वहां से यहाँ तक आने में ईश्वर न करे कुछ होता है तो किसको दोष देंगे? ट्रैफिक को दोष देंगे। एक ने कहा मेरे को लेट हो रहा है, आपको 2 मिनट का लेट, और कुछ दुर्घटना होती तो जिंदगी भर का क्या सुनना था। सरकार के द्वारा भी और हम लोग भी सड़क पर इसलिए उतरे हैं, सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत आज हम प्रतीकात्मक रूप से नगर निगम के द्वारा हेलमेट वितरण कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक, लोग जो है हम एक व्यक्ति हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन हम अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं। तो जब हम सब कुछ हैं तो हमारा परिवार भी हमारे लिए सब कुछ है। उसकी सुरक्षा के लिए हमको भी पहनना है हेलमेट, और अपने परिवार वाले को जब भी हम टू व्हीलर पर निकले तो बिना हेलमेट से न निकले। मैं सभी जन से यही निवेदन करती हूँ कि आप कभी भी सड़क पर दुपहिया वाहन में बिना हेलमेट के न निकले। नगर निगम के कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम यहाँ पर उतरे हैं तो वहाँ पर भी हम अनिवार्य करेंगे। नो हेलमेट नो पेट्रोल चल रहा है मैडम अभियान, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल पंप मालिक जो है वो हेलमेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए मैं तो बात करूंगी एसपी साहब से, ये विषय की जानकारी अभी मुझे मिली है कि पेट्रोल पंप वाला एक हेलमेट रखा है और जो भी पेट्रोल लेने आ रहा है उसको हेलमेट लगा रहा है और पेट्रोल दे रहा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह पर रोक लगाना अनिवार्य है। मैं बात करूंगी एसपी साहब से कि इस तरह से कार्यवाही कम से कम हमारे दुर्ग नगर निगम में नहीं होना चाहिए। दुर्ग का जवाहर नगर इंडस्ट्रियल एरिया स्टेचिंग ग्राउंड में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। शहर का पूरा कचरा यहीं जमा हो गया है। आसपास के लोग कचरा नहीं उठाए जाने को लेकर निगम में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहां झांकने तक नहीं आए हैं। इस मामले में आपको बताते चलें कि ग्रुप कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा कि दुर्ग निगम कचरा निष्पादन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रही है और इसकी स्वीकृति शासन से मिल चुकी है और इसके लिए स्थान को भी चिन्हांकित कर लिया गया है। साथ ही उर्ला वार्ड में ये प्लांट लगाया जाएगा जिसमें आसपास के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही प्लांट के अंदर पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम रहेगा और कोई भी गैस या फिर बदबू इस प्लांट के बाहर नहीं जा पाएगी। वहीं जवाहर नगर के कचरे को बारिश की वजह से पूरा नहीं उठाया जा सका, लेकिन आने वाले समय में आपको बताते चलें कि पूरी तरह से कचरा वाहन से साफ हो जाएगा। अभी नगर
ये प्रयास किया जा रहा है कि हम 100% घरों से, दुकानों से कचरा कलेक्शन करें और इसके लिए हमारे द्वारा एक डिटेल जो है रूट चार्ट, बीट प्लान एक बनाया गया है कि हमारी कौन सी रिक्शा, कौन सी गाड़ी कौन से घर तक जाएगी, कौन से गली को कवर करेगी। इसके लिए एक पूरा डिटेल हमने रूट चार्ट बनाया है और सुपरवाइजर्स को, हमारे दरोगा को, हमारे एएचओ को इसके लिए निगरानी के लिए लगाया हुआ है और लगातार इसके लिए उनकी ट्रेनिंग, मीटिंग भी की है ताकि इसको हम लोग फील्ड पे हम पालन करा पाएं और 100% हम लोग उसका कचरा का कलेक्शन करा पाएंगे। और कलेक्शन के बाद जो वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करने की बात है, तो क्योंकि अभी तक यहाँ पे दुर्ग निगम में कोई प्रॉपर कोई प्रोसेसिंग प्लांट या फिर कोई ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं रहा है, तो जिसके कारण कि यहाँ पे हमेशा समस्या उत्पन्न होती रही है। तो जिसके लिए अभी शासन ने एक प्रॉपर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए, जिसको कि MRF भी बोलते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसकी एक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उसके लिए जो है उर्ला में जगह चिन्हांकित किया गया है और वहाँ पे जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा ताकि शहर का कचरा जो है व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे उसकी सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, ये तीनों चीज ही वहाँ पे किया जा सके। जब तक कि वो चालू नहीं हो जाता तब तक हमारे द्वारा जो विभिन्न SRRM सेंटर्स हैं वहाँ पे अभी कचरा भेजा जा रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि कचरे का उत्पादन ज्यादा है और हमारी SRRM की क्षमता कम है, तो वहाँ पे कचरा वहाँ पे थोड़ा इकट्ठा ज्यादा हो रहा है और अभी बारिश भी हो रहा है लगातार, जिसके कारण की प्रोसेसिंग में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आगामी 10-15 दिन में वो भी समस्या हमारी थोड़ी सी हल हो जाएगी, बारिश कम होगा तो, और आगे फिर ये प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा तो फिर उससे हमारे जो है परमानेंट एक सॉल्यूशन हमको निकल। प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सर आपने बात की कि उर्ला में हमारे को जगह मिला है और स्वीकृत भी हो गया, लेकिन उर्ला निवासी जो है पिछले दिनों आए कि निगम में हंगामा किए थे, बोले कि हम बनाने नहीं देंगे। तो प्लान बी क्या है? अगर उर्ला नहीं तो प्लान बी क्या है? इसी में एड ऑन और करूंगा कि कचरा का अगर ये ज्यादा हो रहा है आप इकट्ठा, तो क्यों ना ट्विन सिटी पे, भिलाई नगर निगम पे बात करके उनपे अगर कोई जगह हो तो क्यों ना वहां पे ट्रांसफर किया जाए जब तक व्यवस्थित न हो जाए चीजें। इसमें जो उर्ला में हमने जगह आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें लगातार जो है वहाँ के वार्डवासियों से, जनप्रतिनिधियों से हमारी बातचीत चल रही है और उनके मन में एक गलतफहमी बैठी हुई है कि यहाँ पे अगर प्लांट बनेगा तो वहाँ से स्मेल आएगा, वहाँ से गंदगी फैलेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही में जो है यहाँ से टीम इंदौर गई थी विजिट में और यहाँ की जो टीम है रायपुर भी गई थी और वहाँ का प्लांट हमने देखकर आया है और वहाँ पे इतना व्यवस्थित ढंग से कचरे का निष्पादन होता है कि उसके 50-100 मीटर तक कोई भी बदबू, स्मेल या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है। तो इस तरह हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत चल रही है और बहुत सारे जो वार्डवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस चीज को स्वीकार भी कर लिए हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर प्लांट बनेगा तो हमारे शहर, हमारे वार्ड के विकास के लिए ही है, तो उसमें हमारा चल रहा है। अगर वो प्लान नहीं होता है सक्सेस तो फिर प्लान बी के लिए कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है और जगह आइडेंटिफाई, सभी SDMs को बोला गया है कि जगह आइडेंटिफाई करके रखें और अगर प्लान बी पे जाने की आवश्यकता पड़ी तो फिर उसके लिए हम लोग न्यू लैंडिंग आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करेंगे। रही बात कचरा ट्रांसफर करने की, तो भिलाई निगम से संपर्क किया गया था, तो भिलाई निगम उनका खुद भी जो उनका एक जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो ऑलरेडी ओवर मतलब कैपेसिटी से ज्यादा वहाँ पे है और वहाँ पे जो अगर हम गाड़ियां भेजते भी हैं तो हमारा बहुत ज्यादा फ्यूल और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने भी मतलब ज्यादा समय के लिए उसको जगह को देने के लिए इनकार किया है। और लेकिन एक चीज इसमें और अच्छी बात है कि केंद्रीय शासन और राज्य शासन द्वारा एक CBG जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, CBG प्लांट लग रहा है PPP बोर्ड पे और पूरा जो हमारा शहर का गीला कचरा है वो आगामी 1.5 या 2 साल के बाद जब वो प्लांट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो पूरा हमारा जो गीला कचरा है वो पूरा ये प्लांट जो है भिलाई में लग रहा है और इसके लिए पूरा शासन जो है इसके लिए MOU जो है ऑयल कंपनी के साथ कर चुकी है और जल्द ही ये प्लांट एस्टेब्लिश होगा तो पूरा हमारे दुर्ग शहर का, नहीं पूरे जिले का जो गीला कचरा है वो पूरा वहीं पे जाएगा और प्रोसेस होकर वहाँ पे गैस वहाँ पे उत्पादन होगा, जिससे कि कचरे का भी निपटान सही तरीके से हो जाएगा। नमस्कार।